वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली दंगा केस में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला, जिसमें शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज हो गई है और उमर खालिद की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। उमर खालिद सैफी की भी जमानत याचिका खारिज हुई है। ये सभी मामले एक साथ आज दिल्ली हाई कोर्ट में थे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, क्या कुछ और जानकारी है, क्योंकि ये एक नहीं कई मामले हैं जो एक साथ जिन पर आज जमानत पर सुनवाई होनी थी, तो सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने ये फैसला दिया और उमर खालिद, शर्जील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शैफिया, इसके अलावा रहमान, इसके और शाबाज अहमद, अख्तर खान, खालिद सैफी और गुलिस्ता फातिमा, इन सभी की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। पिछले 5 साल से लोग जेल के अंदर बंद हैं, तिहाड़ के अंदर बंद हैं। 2019 में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उसमें इन सभी की गिरफ्तारी हुई थी। दंगे भड़काने का इनके ऊपर आरोप था। तो फिलहाल सभी की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। जितेंद्र, क्योंकि काफी लंबे समय से जेल में बंद हैं, तो जो वकील हैं इन तमाम लोगों के, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ कुछ राहत मिले, लेकिन वो नहीं मिली है। जी बिल्कुल, देखिए बाकायदा वकीलों की तरफ से तमाम तरीके की दलीलें दी गई। ये भी बोला कि 5 साल से ये सभी जेल के अंदर बंद है, अब इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बाकायदा अपना फैसला दिया गया। हालांकि अभी तक ऑर्डर की कॉपी सामने नहीं आई है कि किन मुख्य बिंदुओं पर जमानत याचिका को खारिज किया गया, वक्त से कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया और आज जमानत याचिका सभी मामलों में खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और क्या मुद्दे जिनके आधार पर जमानत याचिका खारिज की गई है, वो और कुछ देर में मुद्दे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल यही जानकारी कि इन तमाम लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट। पुतिन चीन के दौरे पर हैं, SCO समिट में शामिल हो चुके हैं। अब कल बीजिंग में विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। पुतिन और जिनपिंग की इस केमिस्ट्री से यूरोपीय देश खौफ में आ गए हैं। पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अब यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन का संहार करने के बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरे देशों पर भी आक्रमण कर सकते हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर लेकिन खार्किव से आ रही है, युद्ध के मैदान से आ रही है। खार्किव में रूस ने बड़ा विस्फोट किया है। रूस ने फैब 500 बॉम्ब से यहां पर हमला किया। यूक्रेन की 57वीं ब्रिगेड पर अटैक किया गया। रूस की बमबारी से यूक्रेन में तबाही हुई है। ये तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं कि किस तरह से रूस ने 500 बॉम्ब से जब हमला किया, उसके बाद रूस की बमबारी में यूक्रेन में किस तरह की तबाही हुई है वो देखने को मिली है। ये बड़ा हमला किया गया था। यूक्रेन की 57वीं ब्रिगेड पर यह हमला था, जिसमें फैब 500 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, स्कंदर मिसाइल से हमले का वीडियो सामने आया है। रूस ने Su-34 से लॉन्च की स्कंदर मिसाइल। Su-34 के कॉकपिट से ये वीडियो बनाया गया है और देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये Su-34 से जब स्कंदर मिसाइल लॉन्च की जा रही थी उस वक्त वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो को कॉकपिट से शूट किया गया है। बताया गया, दिखाया गया कि किस तरह से ये मिसाइल लॉन्च की गई Su-34 से और उससे किस तरह की तबाही हुई है वो देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर ये कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ओडेसा में ऑयल डिपो पर हमला किया गया है। रूस ने 30 से 40 ड्रोन से यहां पर ऑयल डिपो को टारगेट किया। ओडेसा के इज़मेल शहर में ड्रोन अटैक किया गया। देखिए ये जो हमला था ये ऑयल डिपो पर किया गया था। ओडेसा में लगातार रूस द्वारा हमले किए जा रहे हैं, खासतौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है और इसी की तरह इसी की तहत इज़मेल शहर में ये हमला किया गया। यूक्रेन पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस ने हमला जो किया उसका एक और वीडियो दिखाते हैं आपको। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया था। ओडेसा पर रूस के 20 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये एक और वीडियो है जो सामने आया है, किस तरह से यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस ने हमला किया और इसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो पुतिन का युद्ध घोष, ओडेसा में विस्फोट। बड़ी खबर क्या है, ओडेसा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। रूस के 20 से ज्यादा हमलों से दहल गई है ये पोर्ट सिटी। देखिए किस तरह से पहला टारगेट क्या था और क्या हुआ है हम आपको बता रहे हैं। ट्राइटन ऑयल डिपो पहला टारगेट था। ये इस हमले से डिपो में आग लगी, ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया, एक टैंक भी नष्ट हुआ है। ये जो हम खबर है वो आपको बता रहे हैं कि दूसरा टारगेट इसमें इज़मेल शहर में बंदरगाह टारगेट था।
इससे हुआ यह है कि इस बंदरगाह का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ी बात क्या है इस हमले की? रूस ने करीब 30 से 40 ड्रोन से ये हमला किया था। ओडेसा शहर को पूरी तरह से दहला दिया है। रूस के हमले के बाद रोमानिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले वाली जगह से रोमानिया सीमा सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और वहां पर अलर्ट जारी है। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, लेकिन आपको बता दें वो ये कि यूक्रेन ने रूस पर विध्वंसक पलटवार किया है। स्पेशल यूनिट ने क्रीमिया पर हमला किया है। रूस के अहम ठिकानों पर ड्रोन प्रहार किया गया है। क्रीमिया में रूस का स्पेस कम्युनिकेशन हब भी इस हमले में नष्ट हो गया है। यूक्रेनी घोस्ट यूनिट का बहुत बड़ा हमला था ये क्रीमिया पर। देखिए ये किस तरह से रडार को ध्वस्त किया, किस तरह से सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध, क्रीमिया पर बारूदी चोट। यूक्रेन ने रूस से ओडेसा में जो तबाही रूस ने मचाई उसका बदला लिया है। क्रीमिया में रूस के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया इस हमले में। RT-70 स्पेस कम्युनिकेशन हब को इस हमले में यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। रूस की एयर नेविगेशन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस हमले में S-400 एयर डिफेंस के रडार को ध्वस्त कर दिया गया। क्रीमिया पर कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन ने बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन के 5 प्रांतों पर रूस अपना दावा करता है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है। रूस का इरादा है यूक्रेन को लैंड लॉक्ड नेशन बनाना, यानी काला सागर से पूरी तरह उसका कनेक्शन काट देना। इसके लिए जरूरी है सेंट्रल और सर्दर्न यूक्रेन पर कब्जा। रूस ने इस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूस ने डोनेट्स्क के पश्चिम में निप्रोपेट्रोव्स्क प्रांत की डिफेंस लाइन ध्वस्त कर दी है। निप्रो पर कब्जा का मिशन शुरू कर दिया गया है। कुशल राजनेताओं की पहचान होती है कि वो कूटनीति और समरतंत्र पर एक साथ अमल करते हैं। यही रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। अपने सबसे बड़े विरोधी देश अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध विराम पर चर्चा भी कर रहे हैं और यूक्रेन की जमीन पर अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जंग भी जारी रखी। यूक्रेन की जंग शुरू करने के पीछे पुतिन के 3 लक्ष्य थे और ये तीनों लक्ष्य डी से शुरू होते हैं। पहला डी है डोनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा। दूसरा डी है निप्रो यानी निप्रो नदी के दोनों तटों पर कब्जा। तीसरा डी है डिमिलिटराइजेशन यानी यूक्रेन के हथियार और सेना घटाना। पुतिन का पहला लक्ष्य यानी डोनबास पर कब्जा करीब करीब पूरा हो चुका है। डोनबास का 80% से ज्यादा इलाका जीत लिया गया है। अब दूसरा लक्ष्य यानी निप्रो नदी पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बीती रात रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क की यूक्रेनी डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया है। रूस ने बीती रात निप्रो और पावलोहराद शहर पर ड्रोन से हमले किए। पावलोहराद में यूक्रेन का केमिकल प्लांट ध्वस्त हो गया। निप्रो पर रूस के हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क के गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेना क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। बीती रात रूस ने निप्रो और पावलोहराद सहित कई यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। 31 अगस्त की रात को रूस ने यूक्रेन पर 142 ड्रोन हमले किए। इसके साथ ही 16 मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन ने निप्रो, पावलोहराद और ओडेसा शहर पर हमले किए।
ये तीनों शहर निप्रो नदी के किनारे पर बसे हैं और ओडेसा काला सागर से कनेक्शन जोड़ने वाला मुख्य शहर है। ओडेसा पोर्ट पर रूसी हमलों से यूक्रेन को भीषण नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक रूसी सेना निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर मौजूद थी, लेकिन अब निप्रो शहर में घुसने के लिए रूसी सेना नदी पार करके डिफेंस लाइन तोड़ चुकी है। ये जंग का नया और भीषण फेज है, जिससे यूक्रेनी संप्रभुता और खतरे में आने वाली है। निप्रो के गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेना को रोकने के लिए यहाँ ऊंचे इलाके या ऐसी स्ट्रेटेजिक जमीन नहीं है जिससे यूक्रेनी सेना की स्थिति मजबूत हो सके। निप्रोपेट्रोवस्क 5 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और क्रीमिया में नहीं आता है। रूस केवल इन्हीं 5 इलाकों पर अपना दावा करता है, लेकिन अब नया टारगेट निप्रोपेट्रोवस्क है, जहां फौज तेज गति से आगे बढ़ रही है। रूस ने बीती रात निप्रो नदी और उसके डेल्टा से सटे बड़े इलाके पर भीषण हमले किए। रूसी टैक्टिकल एविएशन ने ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी हमलों से जबरदस्त तबाही मचाई। निप्रो से सटे इलाकों में रूस ने 150 जगह स्ट्राइक की। ओडेसा में 4 बिजली घर रूसी हमलों से तबाह हो गए। 29,000 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ओडेसा के करीब चेर्नोमोर्स्क में भी भीषण नुकसान की खबर है। रूस का इरादा साफ है कि वो काला सागर के तट से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काटना चाहता है। स्लोवियांस्क और बर्दियांस्क के पोर्ट की तरह ओडेसा पोर्ट को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसीलिए बीती रात काला सागर में भी रूसी सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। रूस ने बर्दियांस्क और स्लोवियांस्क के पोर्ट्स को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल दिया है। अब यूक्रेन के पास सबसे बड़ा पोर्ट ओडेसा ही बचा है। यहां भी कारोबार को ठप करने के लिए रूस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूक्रेन का अनाज और निर्यात होने वाली बाकी चीजें इसी पोर्ट से जाती हैं। अगर ये पोर्ट भी रूसी कब्जे में आ जाता है तो काला सागर से यूक्रेन के कनेक्शन कट जाएंगे। इसके साथ साथ अगर निप्रोपेट्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो जाता है तो पुतिन का निप्रो नदी तक बफर जोन बनाने का दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री से यूरोप में हलचल है। 48 घंटे के बाद पेरिस में होने वाली है सबसे बड़ी बैठक। 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बड़ी बैठक है। यूरोपीय नेताओं से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, लेकिन वो मुलाकात जो SCO समिट के दौरान हुई है पुतिन और जिनपिंग के बीच, उसकी वजह से यूरोप में हलचल है। ज़ेलेंस्की मुलाकात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के तमाम नेताओं के साथ अगले 48 घंटे में, लेकिन सबकी नजर अब इस बात पर है कि यूरोप का रुख और कितना सख्त होता है। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या यूरोप में तनाव उसकी वजह से है? खबर क्या है? 4 सितंबर 2025 को पेरिस में यूरोपीय देशों की मीटिंग होगी। मीटिंग में ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। रूस से मुकाबले की यहां बन सकती है रणनीति। यूरोपीय देशों को डर है कि पुतिन जिनपिंग के गठजोड़ से वेस्ट में खलबली होगी। यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर रूस का हमला भी संभव है। बाल्टिक देशों पर सबसे पहले रूसी हमले की आशंका है। मीटिंग में बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरह के हालात बने उसके बाद क्या ऐसा होगा? रूस को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर मंथन होगा। यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान संभव है।
नए हथियारों के प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा होगी। यूरोप में परमाणु सुरक्षा कवच बनाने पर बातचीत होगी। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर भी मंथन होगा। तो ये सब कुछ हो सकता है। 48 घंटे में पेरिस में ये बड़ी बैठक होनी है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन कौन कौन इसमें शामिल होगा वो बहुत जरूरी है देखना। 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ। मीटिंग में जो बड़े चेहरे होंगे वो जान लीजिए। मार्क रूटे नेटो चीफ यहाँ होंगे, उर्सुला वॉन डर लेयन यहाँ पे होंगी, ईसी के अध्यक्ष हैं इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस के, फ्रेडरिक मर्च जर्मन चांसलर, कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये सब लोग यहाँ होंगे। और ज़ेलेंस्की की इन तमाम यूरोपियन नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है। यूरोप में एटमी घमासान का अलार्म है। महाविनाश के लिए जल्द ही संग्राम हो सकता है, यानी ये कहा जा रहा है कि महाविनाश हो सकता है। और रूस के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए यूरोप में एक तरह का डर है। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री से खलबली है। रूस के खिलाफ यूरोप में अब नए समीकरण बन रहे हैं। रूस के खिलाफ एकजुट हो रहा है यूरोप। रूस बड़े हमले के लिए जंग की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई है। इसी के तहत रूस ने एटमी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया है। बेलारूस में एटमी मिसाइलों की तैनाती भी कर दी गई है। चीन में पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री से यूरोपीय देश खौफ में आ गए हैं। पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अब यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। पुतिन जिनपिंग के अलावा कई और देश इस शक्तिशाली गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन का संहार करने के बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरे देशों पर भी आक्रमण कर सकते हैं। अब यूरोपीय देश फ्रांस के पेरिस में एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जिससे रूस से मुकाबले की रणनीति बनाई जाएगी। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो चुका है। कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि यूरोप में एटमी घमासान का अलार्म कभी भी बज सकता है। क्योंकि इस एक तस्वीर ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी। इस एक तस्वीर ने बता दिया है कि अमेरिका के लिए सुपर पावर का सिंहासन बचाना आसान नहीं होगा। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री को देख न सिर्फ पेंटागन में खलबली मची हुई है, बल्कि नाटो देशों में भी हड़कंप मच गया है। एससीओ के मंच पर पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर इतना खौफ पैदा हो गया कि 4 सितंबर को 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुट रहे हैं, जिसमें नाटो चीफ मार्क रूटे और यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला भी पहुंचेंगी। और सबकी जुबान पर एक ही मुद्दा रहने वाला है, आखिर रूस को कैसे रोका जाए। अब यूरोप में नई रणनीति बनाने का वक्त आ गया है। जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूरोप एक बड़े संकट में घिरने वाला है। तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला में यूरोप घिरने वाला है, क्योंकि चीन से पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध यूरोप के उकसावे का नतीजा है। पुतिन के सख्त तेवर इशारा दे रहे हैं कि अब दूर दूर तक युद्ध विराम की संभावना नहीं। शांति प्रक्रिया की तमाम कोशिशें समाप्त हो चुकी हैं। इसी वजह से ट्रंप भी यू टर्न लेते दिख रहे हैं। यानी अब यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं, जो पूरे यूरोप के लिए विनाशक है। इसका संकेत रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकी से मिल गया है। मेदवेदेव ने कहा है, एक तरफ खुद को भाई जैसा बताने वाले मैक्रों और मर्च पर बदला लेने की सनक सवार है, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो पुतिन से भयभीत है, जो ट्रंप और पुतिन के साथ ब्लैकमेलिंग के खेल में जुटा है। ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध का सबक भूल गए हैं कि इनका अंजाम 1945 जैसा हो सकता है।
सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ दांतों के डीएनए से ही पहचान हो पाएगी। मेदवेदेव ने साफ तौर पर परमाणु युद्ध का हवाला दिया। जैसे जापान पर परमाणु बम गिराकर तबाही मचाई थी, ऐसा ही हमला इस बार रूस कर सकता है और रूस इसके लिए तैयारी भी कर चुका है। एक तरफ यूक्रेन में रूस बारूद झोंक रहा है, तबाही मचा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन सितंबर आरंभ हो चुका है, यानी रूस नाटो और यूरोपीय यूनियन से टकराने की तैयारी कर चुका है। यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। रूस की तरफ से परमाणु विस्फोट की धमकी भी दी गई, जिससे घबराए यूरोप ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन के पास नाटो फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। रूस के करीब नाटो सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय देशों को ज्यादा हथियार बनाने के लिए कहा है। रूसी सैन्य ठिकानों की जासूसी कराई जा रही है। यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं, इसीलिए ये टारगेट पर है। ईयू चीफ लगातार यूरोपीय देशों का दौरा कर रही हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन पहले पोलैंड पहुंची। वहां बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम देखे। उनके साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क थे। इसके बाद उर्सुला बुल्गारिया पहुंची, जहां हथियार फैक्ट्री में गई। बुल्गारिया बड़े स्तर पर यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। यूरोप की तैयारी से रूस बौखला रहा है। रूस लगातार यूरोपीय देशों की गतिविधि पर नजर बनाकर रख रहा है और बीच बीच में धमकी भी दे रहा है। जिस वक्त ईयू चीफ उर्सुला ने पोलैंड से बुल्गारिया के लिए उड़ान भरी, तो लैंडिंग से पहले जीपीएस सिस्टम जाम हो गया। पायलट को सिग्नल नहीं मिल रहे थे। इस दौरान पेपर मैप के जरिए प्लेन की बुल्गारिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। इस दौरान करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक प्लेन हवा में रहा। बुल्गारिया ने दावा किया है इसके पीछे रूस है। जिसने जीपीएस ट्रैकर को जाम कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है, अगर इसके पीछे रूस है तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या रूस ये बता रहा है कि उसके खिलाफ कोई भी प्लानिंग मंजूर नहीं, वो पलटवार के लिए तैयार है? बहत्तर घंटे बाद यूरोपीय देश पेरिस में नई रणनीति पर फाइनल मोहर लगा सकते हैं, यानी हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। इसका इशारा ईयू के हाल ही में लिए फैसलों से मिलता है। फ्रांस ने अस्पताल वॉर रेडी करने को कहा है। बुल्गारिया शेल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। बाल्टिक देशों ने नाटो सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, जबकि नॉर्डिक देशों ने F-16 जेट तैनात किए हैं। काला सागर में नाटो वॉरशिप पहुंच गए। जबकि आर्कटिक से लेकर अलास्का तक अमेरिका तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे एससीओ में बने शक्तिशाली गठबंधन को काउंटर किया जा सके। अब ट्रंप का फोकस युद्ध विराम से ज्यादा रूस चीन का एक साथ मुकाबला करने पर है, क्योंकि चीन में पुतिन के पावर शो से पेंटागन में कोहराम मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से ये आ रही है कि यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की बड़ी तैयारी की जा रही है। सीक्रेट मीटिंग में यूक्रेन ने एक नया मैप लीक हुआ है। यूक्रेन के 2 इलाकों को रूस में दिखाया गया है इस सीक्रेट मैप में। तो मीटिंग में यूक्रेन का एक नया मैप है जो लीक हुआ है,
और इस मैप में 2 यूक्रेन के इलाकों को रूस में दिखाया गया है। तो क्या यूक्रेन पर जल्द संपूर्ण कब्जा होगा? खबर क्या है और क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, 30 अगस्त 2025 को क्या जानकारी सामने आई? खबर क्या है? 30 अगस्त 2025 को रूसी CGS वैलेरी ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। यूक्रेन पर जल्द क्या संपूर्ण कब्जे का प्लान है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऑफिस की दीवार पर यूक्रेन का मैप लगा हुआ था। तो देखिए, ये जो मैप है इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या दरअसल दिखाया गया है। मैप में ओडेसा, मिकोलेव और रूसी हिस्से में दिखाया गया है। देखिए, ये है खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और ये नीचे का इलाका। तो ये जो इलाके हैं ये दिखाए गए हैं ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट, और ये जो खेरसोन ओब्लास्ट है इसे रूस के कब्जे में दिखाया गया है मैप में। इसमें ओडेसा भी शामिल है, इसमें मिकोलेव भी शामिल है। इनको रूस के कब्जे के इलाके में दिखाया गया है। रूस कब्जे वाले इलाके से पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब क्या ये है? क्रीमिया की तरह ओडेसा और खार्किव पर भी क्या पूर्ण कब्जा होगा रूस का? डोनबास से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना ही होगा क्या? ये सवाल उठ रहे हैं। इस मैप के बारे में चर्चा हो रही है। डोनबास से यूक्रेनी सेना को पहले ही रूस ये कहता रहा है कि यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई निगोसिएशन नहीं होगा, इस पूरे इलाके पर रूस का ही कब्जा होगा। लेकिन क्या अब ये कब्जा ओडेसा और मिकोलेव जैसे इलाकों पर भी हो जाएगा? तो देखिए, क्या जानकारी है यूक्रेन पर जल्द संपूर्ण कब्जा क्या रूस करना चाहता है, उसका बड़ा प्लान क्या है, उसको लेकर क्या जानकारी सामने और क्यों इसकी बात हो रही है। अब रूस ने नक्शा बदला है। यूक्रेन में कहां कहां रूसी कब्जा है आपको बता दें। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया पर पूर्ण नियंत्रण है। खार्किव पर 96% हिस्से पर कब्जा है। ओडेसा में 100% पर कब्जा है। शांति समझौते में रूस की मांग क्या है? डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन से यूक्रेनी सैनिक हटाए जाएं, ये बड़ी मांग है, और ये पूरी तरह से यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जे को साफ तौर पर दर्शाता है। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग लेकिन जारी है। रूसी सेना ने फ्रंट लाइन तोड़कर करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के इस आक्रामक रुख के पीछे क्रेमलिन से आया हुआ आदेश है। दरअसल डोनेस्क का 21% हिस्सा अब भी यूक्रेन के पास है। ऐसे में पुतिन ने 2 हफ्ते में इस 21% भूमि पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने में पुतिन के जवान सफल हुए तो संपूर्ण डोनबास में रूस का कब्जा हो जाएगा। डोनेस्क के वॉर ग्राउंड में भीषण बारूद बरस रहा है। पुतिन के जवान यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेस्क की जमीन रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी जवानों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है संपूर्ण डोनेस्क पर रूसी झंडा लहराना। जिसका आदेश क्रेमलिन से जारी हो चुका है। 24 घंटे पहले ही रूस ने दावा किया था कि डोनेस्क की 79% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब क्रेमलिन ने रूसी जवानों को बची हुई 21% जमीन पर कब्जे का आदेश जारी किया है, और इसके लिए 14 दिन की डेडलाइन दी गई है। इस दिए हुए वक्त में रूस 21% डोनेस्क पर कब्जा कर लेता है तो संपूर्ण डोनबास पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि लुहांस्क का 99.7% हिस्सा पहले ही रूस के कंट्रोल में है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर डोनबास पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि इस इलाके में करोड़ों डॉलर का खनिज भंडार भरा पड़ा है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेस्क में भीषण बारूद बरसाना शुरू कर दिया। रूसी सेना यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले कर रही है। ये डोनेस्क के ध्रुजकिवका का वीडियो है।
यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूस ने गेरॉन ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद वाहन तबाह कर दिए गए। पोक्रोवस्क में भी रूस ने भीषण हमला किया। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर 10 अलग अलग जगहों पर हमले किए। डोनेस्क के डाशने में रूसी सेना ने बड़ा हमला कर यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस इलाके पर अब रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के विध्वंसक हमले के बीच यूक्रेनी सैनिकों का टिकना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन सेना ने फ्रंट लाइन से पीछे हटना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटों में रूस को डोनेस्क में जबरदस्त कामयाबी मिली। सिवेरेस्की में रूसी सेना ने 10 वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी डोनेस्क में 40 वर्ग किलोमीटर, कोस्तियानेव्का में 20 वर्ग किलोमीटर और स्लोवियांस्क में 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। यानी बीते 24 घंटे में डोनेस्क के 85 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। डोनेस्क पर कब्जे के लिए रूस को यूक्रेन की फोर्ट्रेस बेल्ट को तोड़ना जरूरी है, जिसे डोनेस्क की डिफेंस बेल्ट भी कहा जाता है। बीते 24 घंटे में जिस भी इलाके पर रूस ने कब्जा किया वो इसी अभियान का पहला चरण माना जा रहा है। रूस की सेना डोनेस्क के लीमन और सिवरेस्की से आगे बढ़ चुकी है। यहां मौजूद फ्रंट लाइन को तोड़कर रूसी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूसी सेना का लक्ष्य डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस बेल्ट को तोड़ना है, जो कोस्तियानत्रिव्का से स्लोवियांस्क तक जाती है। ये डिफेंस बेल्ट करीब 50 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे रास्ते में जंगल, नदियां और पहाड़ मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ यूक्रेन ने कई सैन्य चौकियां बना रखी हैं। रूस अगर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ देता है तो यहाँ से पोक्रोवस्क शहर पर पूर्वी दिशा से भी अटैक संभव है। ऐसे में यूक्रेन के लिए पोक्रोवस्क को बचा पाना असंभव हो जाएगा। पोक्रोवस्क डोनेस्क का सबसे बड़ा किला है और इस किले के ढहने का मतलब होगा डोनेस्क में यूक्रेन सेना की हार। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था, जिसमें करीब 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने ट्रेनिंग कैंपों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिए। ट्रेनिंग कैंप्स में सैनिकों को तंबुओं में नहीं रखा जाएगा। सभी शेल्टर कुछ मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। एक जगह कई सैनिक इकट्ठा नहीं होंगे। हमलों के वक्त छिपने के लिए मजबूत डगआउट का निर्माण होगा। डोनेस्क की जंग से करीब 250 किलोमीटर दूर जैपोरिजिया में बड़ा एटमी खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह है जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में रूस के लगाए गए प्रतिबंध। रूस ने जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में नया बांध बनाया है। ये बांध रिएक्टर को ठंडा रखने वाले एक तालाब में बना है, जो जल स्तर को लगभग 14 मीटर पर बनाए रखेगा, ताकि रिएक्टर्स को ठंडा रखने में कोई समस्या पैदा ना हो। रूस ने IAEA की टीम को बांध तक जाने पर रोक लगा दी। रूस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हफ्ते रूस ने IAEA की निरीक्षण टीम को जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर की जांच से भी रोक दिया था। IAEA की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी, क्योंकि प्लांट के इस हिस्से से सैन्य गतिविधियों की सूचना मिली थी। यानी रूस लगातार ZNPP में IAEA की पहुंच को कम कर रहा है, जिसे लेकर IAEA महानिदेशक ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बांध का निरीक्षण IAEA के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी परमाणु लीकेज को रोका जा सके। दरअसल माना जा रहा है कि रूस जैपोरिजिया परमाणु प्लांट को लेकर दुनिया से कुछ छिपा रहा है, जो अगर जल्द सामने नहीं आया तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए परमाणु संकट खड़ा कर सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। फ्रांस को रूस से युद्ध का खतरा है। अस्पतालों के लिए अब आदेश जारी कर दिया गया है। फ्रांस में युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहें अस्पताल। घायल सैनिकों के इलाज की तैयारी की जाए, ये कहा गया है। तो देखिए, मैक्रों को वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा दिखाई दे रहा है। फ्रांस में बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। अस्पतालों को आदेश जारी किया गया है। अस्पतालों को आदेश ये दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को यह आदेश जारी किया, युद्ध जैसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सैनिकों के इलाज की तैयारी रखनी चाहिए। हजारों सैनिकों के इलाज की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। फ्रांसीसी और सहयोगी सैनिकों के लिए इंतजाम करें। युद्ध की आशंका क्यों है? रूस यूक्रेन युद्ध की बढ़ती गंभीरता से फ्रांस अलर्ट मोड में है। यूरोप में बड़े संघर्ष की संभावना को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके मायने क्या हैं वो भी समझिए। यूरोप में बड़े पैमाने पर विनाशक युद्ध की संभावना है। युद्ध हुआ तो घायल सैनिकों की भारी संख्या होगी। यूक्रेन की वजह से यूरोप में माहौल तनावपूर्ण है। सरकारें बुरे हालात को ध्यान में रखकर अब काम कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने कई हथियारों की ताकत और प्रदर्शन को देखा है। अब इसी कड़ी में एक और नाम की एंट्री हुई है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल बना लेने का दावा किया था। 3000 किलोमीटर वाली इस मिसाइल से हमलों की शुरुआत हो भी चुकी है। रूस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। फ्लेमिंगो मिसाइल की पहली परीक्षा क्रीमिया में ली गई, जिसमें कामयाबी मिली और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का नया गुमान, पहली बार इस्तेमाल से रूस में मचा कोहरा। जैसे दावे थे वैसी ही दमदार साबित हुई है यूक्रेन की नई फ्लेमिंगो मिसाइल। इस मिसाइल से हमलों की पुष्टि खुद रूस ने कर दी। रूस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30 अगस्त को नेपच्यून ने ही फ्लेमिंगो से हमला हुआ। फ्लेमिंगो का इस्तेमाल क्रीमिया में किया गया। यूक्रेन की मिसाइल टारगेट हिट करने में कामयाब हुई। फ्लेमिंगो से हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। यूक्रेन ने बहुत शान से इस वीडियो को जारी किया है और ज़ेलेंस्की ने रूस को इसी वीडियो के रिलीज होने के बाद धमकी भी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब रूस लॉन्ग रेंज हमले के लिए तैयार रहे। यूक्रेन अब मॉस्को से आगे तक हमले करेगा। यूक्रेन यूराल के पहाड़ी इलाकों तक प्रहार करेगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की ओडेसा पोर्ट से दागी गईं और क्रीमिया के तट पर रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो यूक्रेन की अपनी मिसाइल है, इसलिए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जुड़े नियम फ्लेमिंगो पर लागू नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की अब इसी मिसाइल से रूस को घुटने पर लाने की उम्मीद में है। फ्लेमिंगो के हमलों की मॉस्को ने पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मॉस्को आग और धमाकों से दहल उठा। मॉस्को के बालाशिखा में केमिकल से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की वजह से जोरदार धमाका हुआ और फिर किसी रिफाइनरी की तरह यह गोदाम धधकने लगा। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन केमिकल का भंडार होने की वजह से आग की लपटें शांत नहीं हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्गन इलाके में प्लास्टिक की पाइप में आग लग गई। धीरे धीरे यह आग 1000 स्क्वायर मीटर में फैल गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। जहां जहां आग लगी, ये दोनों इलाके फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या ये धमाके भी फ्लेमिंगो मिसाइल से हुए हैं?
एक वीडियो से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के एयर डिफेंस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया में तैनात कई रडार और डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। क्रीमिया के एयरपोर्ट तक ड्रोन का पहुंचना साबित कर रहा है कि क्रीमिया में एयर डिफेंस किस कदर कमजोर हो चुका है। रूस को अब नए सिरे से क्रीमिया के लिए कवच का इंतजाम करना होगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन का हमला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां बिजली सप्लाई स्टेशन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से यहां कई धमाके हुए। हमले की वजह से रेल रूट भी प्रभावित हुआ। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली सब स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन के पास फिलहाल फ्लेमिंगो मिसाइलों का सीमित स्टॉक है, लेकिन दावा है कि अक्टूबर से इसका प्रोडक्शन नई स्पीड से चलेगा। अगस्त में यूक्रेन रूस की कई रिफाइनरी को निशाना बना चुका है। अब वो रिफाइनरी बची हैं जहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच नहीं सकते। माना जा रहा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल से यूक्रेन से लंबी दूरी पर मौजूद रिफाइनरी को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल क्रीमिया को लेकर रूस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन की मदद तातर लड़ाके भी कर रहे हैं। तातर लड़ाके सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। सैनिकों के लिए तातर ग्रुप बड़ी चुनौती बन गया है। क्रीमिया को बचाने के लिए अब रूस को यूक्रेनी सीमा से होने वाले हमलों के साथ क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में फैले तातर लड़ाकों से भी निपटना होगा। हालांकि यूक्रेन और ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि शांति वार्ता करा रहे ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। यूक्रेन को पेट्रियट की मिसाइलों के साथ कई हथियार मिलने वाले हैं, और खास बात है कि इस बार अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह की पाबंदी भी नहीं रखने वाला है। अमेरिकी राजदूत ने नाटो को बताया है कि यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज हमले कर सकेगा। अमेरिका से यूक्रेन को ईरान मिसाइल्स मिलने वाली है। यह 450 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन तक यह मिसाइल पहुंची तो फ्रंट लाइन से बहुत दूर तक यूक्रेन रूसी शहरों को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।